कुछ दरवाजों को बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे की हकीकत को बर्दाश्त करने की ताकत इंसान की रगों में नहीं होती। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके की वो कोठी, जिसे सरकारी दस्तावेजों में टाइप 6 का दर्जा प्राप्त था, असल में एक जीता जागता नरक थी। ये कहानी सुमित, रागिनी और उनके 7 साल के मासूम बेटे आर्यन की है, जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हुए उस चौखट के भीतर कदम रख बैठे। यह कोई सुना सुनाया किस्सा नहीं है, बल्कि उन रातों का खौफनाक ब्यौरा है जब दीवारों से खून की जगह नफरत टपकती थी और हवाओं में मौत की सड़ांध घुली हुई थी। कोठी नंबर 13। नवंबर 2026 की उस सर्द शाम को कोहरा इतना गहरा था कि सामने खड़ी कोठी की मीनारें किसी कंकाल की उंगलियों जैसी लग रही थीं। सुमित को जब इस कोठी का अलॉटमेंट लेटर मिला था तो उसे लगा था कि उसकी बरसों की मेहनत सफल हो गई। सिविल लाइंस का वो शांत इलाका और वहां बनी ये पुरानी ब्रिटिश कालीन कोठी किसी महल से कम नहीं थी। लेकिन जैसे ही सुमित ने उस जंग लगे लोहे के गेट को धक्का दिया, एक ऐसी चीख गूंजी मानो सदियों से सोया हुआ कोई दानव जाग उठा हो। सामान उतारने वाले मजदूरों के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। वे बार बार इधर उधर देख रहे थे और सूरज ढलने से पहले वहां से भाग जाना चाहते थे। सामान का आखिरी कार्टन रखते ही एक बूढ़े मजदूर ने सुमित के पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, साहब, यहाँ रात को जो भी सुनाई दे उसे अनसुना कर देना, और हाँ, उस सीढ़ी के नीचे वाले दरवाजे को कभी खोलने की कोशिश मत करना। सुमित एक तार्किक और आधुनिक सोच वाला इंसान था। उसने इन बातों को सिर्फ पुरानी कोठी से जुड़े मिथक मानकर हंसते हुए टाल दिया। लेकिन उसकी पत्नी रागिनी के मन में एक गहरा अंदेशा घर कर चुका था। जैसे ही उसने मुख्य हॉल में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा का तापमान बाहर से कम 10 डिग्री कम था। पहली रात का सन्नाटा किसी भारी पत्थर जैसा था। रात के करीब 1:45 बजे रागिनी की आंख अचानक खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई रसोई में गीले पैरों से चल रहा है, छप 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 छप। उसे लगा शायद टाइसन, उनका पालतू कुत्ता, बाहर घूम रहा होगा। लेकिन जब उसने बेड के पास देखा तो टाइसन डर के मारे थर-थर कांप रहा था और उसका मुंह सीधे उस दीवार की तरफ था जिसके पीछे वो बंद स्टोर रूम था। रागिनी उठी और दबे पांव रसोई की तरफ गई। वहां की लाइट जलाई तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन फर्श पर वही गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान इंसानी पैरों के नहीं थे। वे बहुत लंबे थे और उनकी उंगलियां किसी जानवर जैसी नुकीली थीं। वे निशान सीधे सीढ़ियों के नीचे वाले उस रहस्यमयी दरवाजे के नीचे जाकर खत्म हो रहे थे। अगले दिन से 7 साल के आर्यन का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो बच्चा जो कभी एक पल के लिए भी अकेला नहीं रहता था, अब सारा दिन उस सीढ़ी के पास वाली दीवार से सटकर बैठा रहता था। रागिनी ने एक बार उसे सुना। वो किसी अदृश्य शख्स से कह रहा था, नहीं मम्मी, मुझे वहां जाने नहीं देंगी, आप बाहर क्यों नहीं आ जाते। जब रागिनी ने उससे पूछा कि वो किससे बात कर रहा है, तो आर्यन ने उस बंद दरवाजे की दरार की तरफ इशारा किया। सुमित को जब ये पता चला तो उसने इसे आर्यन का नया घर में एडजस्ट न हो पाना समझा। लेकिन उस रात सुमित के साथ जो हुआ, उसने उसके विज्ञान और तर्क की धज्जियां उड़ा दी। आईने में सुमित के ठीक पीछे एक आकृति खड़ी थी। वो आकृति लगभग 7 फीट लंबी थी। उसकी खाल जली हुई और लटकी हुई थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे खून जैसा काला तरल निकल रहा था। वो आकृति सुमित के कंधे पर अपना हाथ रखने ही वाली थी कि सुमित ने घबराकर लैंप फेंक दिया। लैंप फूटते ही वो आकृति गायब हो गई, लेकिन सुमित के कंधे पर 5 उंगलियों के काले जलने के निशान उभर आए थे। अब खौफ घर की दीवारों से बाहर निकलकर उनके शरीर तक पहुंच चुका था। रागिनी ने गौर किया कि घर के हर कोने में वही अजीब सी सड़ांध फैलने लगी थी, जैसे कोई मुर्दा काफी दिनों से कहीं दबा हुआ हो। आर्यन अब रात को नींद में चलने लगा था। एक रात रागिनी की नींद खुली तो उसने देखा कि आर्यन बेड पर नहीं है। वो और सुमित उसे ढूंढते हुए नीचे आए। उन्होंने देखा कि आर्यन उस सीढ़ी के नीचे वाले दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक पत्थर था और वो पागलों की तरह उस पुराने ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों का रंग पूरी तरह काला हो चुका था। वहां सफेद हिस्सा नजर ही नहीं आ रहा था। सुमित ने उसे खींचने की कोशिश की,
लेकिन 7 साल के उस बच्चे में उस वक्त 4 आदमियों जितनी ताकत थी। उसने सुमित को एक झटके में दूर फेंक दिया। सुमित का सिर सीढ़ी के कोने से टकराया और खून बहने लगा। जैसे ही सुमित का खून फर्श पर गिरा, वो बंद दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर से एक ऐसी चीख निकली जो इंसानी नहीं थी। वो आवाज हजारों रूहों के एक साथ चिल्लाने जैसी थी। उस अंधेरे कमरे के भीतर से एक तेज बर्फीली हवा का झोंका आया, जिसने पूरे घर के फर्नीचर को अस्त व्यस्त कर दिया। रागिनी ने आर्यन को जोर से पकड़ा और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर की दीवारों पर टंगी तस्वीरें अपने आप फटने लगी। रसोई के सारे बर्तन हवा में उड़ने लगे और उनकी तरफ आने लगे। सुमित ने किसी तरह उठकर उस दरवाजे को धक्का देकर बंद करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई उसे खींच रहा था। उसने देखा कि उस अंधेरे कमरे के भीतर हजारों हाथ थे जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। सुमित अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन वो अदृश्य खिंचाव इतना शक्तिशाली था कि उसके पैरों के जूते फर्श पर रगड़ खाते हुए निशान छोड़ रहे थे। वो दरवाजा सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा नहीं रह गया था, बल्कि नरक का एक प्रवेश द्वार बन चुका था। रागिनी ने देखा कि आर्यन के शरीर में एक अजीब सी ऐंठन हो रही है। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो बच्चा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी कठपुतली की तरह झटके खा रहा था। रागिनी ने हिम्मत जुटाई और सुमित का हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचने लगी। जैसे ही सुमित का हाथ उस दरवाजे की चौखट से छूटा, अंदर से निकले उन काले हाथों ने सुमित की शर्ट फाड़ दी और उसकी छाती पर गहरे खरोंच के निशान छोड़ दिए। जैसे ही दरवाजा वापस भिड़ा, पूरे घर में एक सन्नाटा पसर गया, लेकिन ये शांति सुकून वाली नहीं थी। ये उस तूफान के आने से पहले की खामोशी थी जो सब कुछ तबाह करने वाला था। सुमित और रागिनी आर्यन को घसीटते हुए ऊपर की मंजिल की ओर भागे। उन्होंने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया और भारी अलमारी को दरवाजे के पीछे खिसका दिया। आर्यन फर्श पर बेसुध पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। सुमित ने देखा कि उसके खरोंच वाले निशानों से काला खून निकल रहा है। वह कोई सामान्य घाव नहीं था, बल्कि वह जहर था जो उस रूहानी शक्ति ने उसके शरीर में छोड़ दिया था। रात के 3:15 बज रहे थे। अचानक बेडरूम की छत से कुछ टपकने लगा। सुमित ने टॉर्च की रोशनी ऊपर की तो देखा कि छत से खून नहीं, बल्कि एक गाढ़ा काला चिपचिपा तरल रिस रहा था। वो तरल धीरे धीरे फर्श पर जमा होने लगा और देखते ही देखते उसने एक आकृति का रूप ले लिया। वो आकृति वही अंग्रेज डॉक्टर था जिसकी तस्वीर सुमित ने पुराने रिकॉर्ड्स में देखी थी। उसके हाथ में एक जंग लगा हुआ सर्जिकल आरी बोन सॉ था। उसकी आंखों के खाली गड्ढों से पीप बह रहा था। उसने एक डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरा दरवाजा खोलने की हिम्मत कैसे की? अब तुम सब मेरे इस प्रयोग का हिस्सा बनोगे। रागिनी चिल्लाई, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो रूह हंसी और उस हंसी की आवाज ऐसी थी मानो हजारों सूखे पत्ते एक साथ कुचले जा रहे हों। ये घर तुम्हारी ईंटों से नहीं, मेरी नफरत से बना है। जो यहाँ आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। अचानक वह आकृति गायब हो गई और कमरे की दीवारें पिघलने लगी। सुमित और रागिनी को ऐसा लगा जैसे वे कमरे में नहीं, बल्कि किसी इंसान के शरीर के अंदर हों। दीवारें धड़क रही थीं और उनमें से मांस के लोथड़े बाहर निकल रहे थे। ये उस कोठी का असली रूप था जो एक जीते जागते राक्षस में तब्दील हो चुकी थी। तभी आर्यन अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज अब किसी भारी वयस्क आदमी जैसी थी। उसने सुमित की ओर देखते हुए कहा, पापा, भागने का कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। सुमित ने देखा कि आर्यन की खाल के नीचे कुछ रेंग रहा था, जैसे हजारों कीड़े उसकी नसों में दौड़ रहे हों। सुमित ने अपनी जेब से वो ताबीज निकाला जो उसकी माँ ने दिया था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, ताबीज कोयले की तरह जलकर राख हो गया। उस शैतानी ताकत ने सुमित की आखिरी उम्मीद भी छीन ली थी। अब खौफ अपनी चरम सीमा पर था। कमरे की खिड़कियां अपने आप टूटने लगी और कांच के टुकड़े गोल गोल घूमने लगे, जैसे कोई बवंडर हो। एक बड़ा कांच का टुकड़ा सुमित के पैर में धंस गया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। रागिनी ने उसे उठाने की कोशिश की,
लेकिन तभी फर्श से वही काले हाथ दोबारा निकले और रागिनी के पैरों को जकड़ लिया। वे उसे जमीन के अंदर खींच रहे थे। फर्श अब कंक्रीट का नहीं बल्कि दलदल जैसा नरम हो चुका था। रागिनी कमर तक फर्श के अंदर धंस गई थी। सुमित ने दर्द को नजरअंदाज करते हुए पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और फर्श पर प्रहार करने लगा। छोड़ दो उसे, मुझे ले जाओ, और उसे और मेरे बेटे को छोड़ दो। सुमित की चीखें बंद कमरे में गूंज रही थीं। तभी अचानक घर की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं और एक तेज सफेद रोशनी ने कमरे को भर दिया। वो रोशनी इतनी प्रबल थी कि वो काली आकृति चीखने लगी। उसे रोशनी से डर लग रहा था। सुमित ने देखा कि खिड़की के बाहर भोर की पहली किरण फूट रही थी। सूरज की रोशनी जैसे ही घर के अंदर पहुंची, वो शैतानी साया धुएं में बदलने लगा। लेकिन वो साया जाते जाते एक आखिरी वार कर गया। उसने आर्यन के कान में कुछ फुसफुसाया। आर्यन अचानक शांत हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। फर्श वापस सख्त हो गया और रागिनी बाहर निकल आई। सुमित और रागिनी बिना कुछ सोचे समझे आर्यन को उठाकर नीचे की ओर भागे। मुख्य द्वार अब आसानी से खुल गया। जैसे ही वे बाहर लॉन में पहुंचे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वह भव्य कोठी अब एक सड़ी हुई लाश जैसी दिख रही थी। उसकी खिड़कियों से धुआं निकल रहा था और ऊपरी मंजिल की बालकनी पर वो डॉक्टर अभी भी खड़ा था, हाथ हिलाते हुए जैसे कह रहा हो कि वे फिर मिलेंगे। वे अपनी कार में बैठे और पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाई। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे दिल्ली की सीमा पार नहीं कर गए। उन्होंने वो बंगला, अपना सारा कीमती सामान और अपनी पुरानी जिंदगी वहीं छोड़ दी। बाद में जब पुलिस और जांच टीम वहां पहुंची तो उन्हें घर के अंदर सुमित का कोई सामान नहीं मिला। घर ऐसा लग रहा था मानो वहां सालों से कोई रहा ही न हो। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने उस रात सुमित की कार को बाहर निकलते देखा था, लेकिन कार में सुमित अकेला था। रागिनी और आर्यन का कोई पता नहीं था। हकीकत यह थी कि रागिनी और आर्यन सुमित के साथ कार में थे, लेकिन किसी और को वे दिखाई नहीं दे रहे थे। सुमित जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि रागिनी और आर्यन की परछाई फर्श पर नहीं बन रही थी। उसे समझ आ गया कि उस कोठी ने उनकी रूहें छीन ली थीं। वे शरीर से जिंदा थे, लेकिन उनके अंदर का इंसान मर चुका था। आज भी सुमित एक मानसिक अस्पताल में भर्ती है। वो हर आने वाले को बताता है कि उसका परिवार उसके पास है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि वो अकेला है। और वो कोठी, उसे सरकार ने बुलडोजर से ढहाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मशीन वहां पहुंचती है वो अपने आप बंद हो जाती है। आज भी वो मलबा वहां पड़ा है और रात के सन्नाटे में वहां से किसी के चलने की आवाज आती है। ये उस कोठी की हकीकत है जिसे दिल्ली भूलना चाहती है, पर वह कोठी किसी को नहीं भूलती। दोस्तों, मैं अभी नया क्रिएटर हूं और मैं अभी YouTube पर आया हूं, और आप लोग मुझे बताएं कि मेरी वीडियोस में क्या कमी रह रही है। म्यूजिक से लेकर फोटो या वॉइस, जो भी कमी है मुझे बताएं, मैं उसको ठीक करूं।